वेलकम प्रोटीन्स। तो अगर आप किसी भी क्लास में साइंस पढ़ते हैं यानी विज्ञान पढ़ते हैं तो आपको कुछ बेसिक साइंस के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। कुछ चीज़ें जो साइंस से रिलेटेड हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी को जानना चाहिए, हर एक स्टैंडर्ड के बच्चों को। ठीक है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट में आपके लिए कुछ लेके आए हैं, छोटा सा वीडियो है, आप इसको पूरा देखिएगा, ये ज़रूर आपको कुछ नया सिखा के जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, है ना, कि साइंस किसे कहते हैं। वैसे तो कोई मानक नहीं है कि यही डेफिनेशन 100% होगा। थोड़ा बहुत आपके स्कूल में, कोचिंग में आपके सर ने अगर कुछ अलग बताया हो तो वो भी सही होगा, ऐसी बात नहीं है। मैंने अपने हिसाब से, है ना, जो हो सका बेस्ट वो आपके लिए यहाँ पर लाया। ठीक है, तो डेफिनेशन हमने लिखा है कि साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। इंसान की जहाँ तक पहुँच है यूनिवर्स में, उन सब में जो भी चीज़ें, जो कैसे ये चीज़ें काम कर रही है, सिस्टम कैसे अपने आप चल रहा है, उन सब में ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स और लॉजिकल रीजनिंग से जो चीज़ें कंक्लूड की गई हैं, निष्कर्ष निकाला गया है, वो सब साइंस है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की बात है क्या, कि व्यवस्थित अध्ययन है। ये एक कैसा अध्ययन है बच्चों? व्यवस्थित अध्ययन है, सिस्टमेटिक तरीके से ये होता है, एक स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसा नहीं कि कुछ अचानक से बीच से कोई बात कर दी है जो देखने में तो सच लग रहा है पर वो साइंस हो गया, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि फैक्ट इज नॉट साइंस, फैक्ट इज नॉट साइंस, है ना। जस्ट लाइक, ये किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। जस्ट लाइक डिक्शनरी है ना, इज नॉट लिटरेचर। ठीक है, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि जैसे कि फैक्ट, जैसे डिक्शनरी लिटरेचर नहीं होता, वैसे ही सिर्फ फैक्ट साइंस नहीं होता। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जब आपके ऑब्जर्वेशन में कोई हाइपोथेटिकल चीज़ें आएंगी, आप उसको एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करेंगे, कंक्लूड करेंगे, तब जाकर के वो साइंस बनेगा, है ना। सिर्फ कोई चीज़ फैक्ट होने से साइंस नहीं होता। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसको ऐसे ही 2/2 जैसे आप लिखा हुआ है वैसे ही याद कर लें, और डेफिनेशन में ऐसे आप बोल सकते हैं। शॉर्ट में यह डेफिनेशन है, और मैंने जैसे पहले ही कहा कि आप थोड़ा बहुत चेंजेस देख सकते हैं। ठीक, चलिए इससे आगे हम बात करते हैं अब ब्रांचेज ऑफ साइंस। अगर देखा जाए तो ब्रॉडली ये 3 ब्रांचेज हैं साइंस के: फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस। फिजिकल साइंस में आप कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। किसके बारे में? जिसमें जान नहीं है। किसके बारे में? नॉन लिविंग के बारे में पढ़ाया जाता है फिजिकल साइंस में। और जिसमें खास करके क्या आता है बच्चों? फिजिक्स आता है, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिकी, और उसके बाद केमिस्ट्री आता है, जिसको हम लोग कहते हैं रसायन शास्त्र। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री किस में आता है? वो आता है फिजिकल साइंस में। लाइफ साइंस आप कह सकते हो, ये होता है लिविंग के लिए। किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, लिविंग वर्ल्ड के बारे में, जिसमें आपको बायोलॉजी आता है, और बायोलॉजी के अलावा यानी जीव विज्ञान के अलावा और भी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है जैसे बोटनी, जूलॉजी वगैरह है, वो सब भी इसमें आएंगे। शॉर्ट में आप ये समझ सकते हो कि क्योंकि हम लोग स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी खास करके पढ़ते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपको ये फिजिक्स और केमिस्ट्री फिजिकल साइंस में पढ़ाया जाता है, और लाइफ साइंस में आपको बायोलॉजी पढ़ाया जाता है ना। उसके अलावा हमारे पास इन्वायरमेंटल साइंस है। इन्वायरमेंटल साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग बेसिकली इसको खास करके 1 to 5 में पढ़ते हैं, है ना। लेकिन ऊपर क्लास में भी जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना, अर्थ से रिलेटेड चीज़ें आपको कई दफ़ा ऊपर क्लास में 2-3 चैप्टर करके लास्ट में देखने को मिलता ही है। वाटर के बारे में हो गया, एयर के बारे में हो गया, एयर पोल्यूशन के बारे में हो गया, है ना, नेचर के बारे में हो गया। तो ये सब चीज़ें इन्वायरमेंटल साइंस में आती हैं, तो वो भी हम लोगों को पढ़ने को देखने को मिलता है। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, ये ऐसा विभाजन है जो हम बड़े लेवल पे बांट सकते हैं इसको, साइंस को। ठीक है, अगर आप अभी मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर साइंस है कि नहीं है, कंप्यूटर साइंस, है ना, कंप्यूटर साइंस वो भी इसके ब्रांच में माना गया है। ठीक है, इस तरीके से एस्ट्रोनॉमी को भी अलग से इसका ब्रांच माना गया है। तो कुल मिलाकर के बात यह है, हालांकि एस्ट्रोनॉमी जो है कई दफ़ा हम लोग को इन्वायरमेंटल साइंस का भी हिस्सा देखने को मिलता है। ठीक, लेकिन आप कह सकते हो कि ब्रांचेज ऑफ साइंस 3 है: फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस ब्रॉडली। उसके अलावा आजकल मॉडर्न में, है ना, कंप्यूटर साइंस भी ऐड किया गया है। आई होप कि ये क्लियर है। चलिए अब आया साइंस का वो डिवीज़न जो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अपने स्कूल्स में पढ़ते हैं और अपने बुक्स में देखते हैं। वो है कि साइंस को हम 3 कैटेगरी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में स्पेशली बांट सकते हैं। खास करके हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में साइंस को बांट करके देखते हैं। इसके अलावा हम लोग को अर्थ साइंस भी देखने को मिलता है स्कूल्स में, अर्थ साइंस भी देखने को मिलता है स्कूल में। ठीक है, लास्ट के 1-2 टॉपिक। ठीक है, चलिए
अब फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ एनर्जी, फोर्स, मोशन, फिजिकल चीज़ों के बारे में। जैसे मैंने पहले ही कहा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप नॉन लिविंग का कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर एंड रिएक्शंस, है ना, किसी चीज़ की घटना के बारे में, कैसे इंटरनली चीज़ें केमिकल रिएक्शन से काम करते हैं, वो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। बायोलॉजी में हम लोग स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, कैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, जिंदा रहता है, कैसे उसका बॉडी पूरा सिस्टम काम करता है, वो हम इसमें पढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके फादर्स के बारे में, जिसको हम कहते हैं ना पिता, है ना। अब मान लीजिए साइंस के पिता खास करके अगर देखा जाए, एरिस्टोटल को आप कह लो, क्लासिकल में एरिस्टोटल, ठीक है, जिसको हम लोग अरस्तु के नाम से भी जानते हैं, ये एरिस्टोटल, ठीक है, इसको हम लोग फादर ऑफ साइंस बोलते हैं। इन्होंने ना सबसे पहले वो जो साइंटिफिक मेथड है ना, उसके बारे में बताया था कि कोई भी चीज़ साइंटिफिक हम कैसे मानेंगे, यानी वो जो स्टेप्स आप पढ़ते हैं क्लास 6 में, कि कोई भी चीज़ साइंटिफिक तब माना जाएगा जब ये स्टेप से होके वो एक्सपेरिमेंट गुजरेगा। पहले ऑब्जर्वेशन, है ना, फिर हाइपोथेटिकल थिंकिंग, उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट, और फिर उसके बाद उसका कंक्लूजन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन। तो वो एरिस्टोटल ने कहीं ना कहीं बताया था, इसीलिए साइंटिफिक मेथड से इनकी जो है ये वैल्यू आई है। उसके अलावा ये क्लासिकल हैं, और हम कह सकते हैं गैलीलियो को, जो कि फिजिक्स के भी खास करके जो है क्या है, गैलीली बहुत ही पॉपुलर जो है साइंटिस्ट हैं, इनको आप कह सकते हैं, है ना, मॉडर्न साइंस के जनक कह सकते हैं, पिता कह सकते हैं, फादर कह सकते हैं। फिजिक्स की बात करें तो अच्छा, क्लासिकल का मतलब आप पुराना कह लो, ऐसे इजी में समझने के लिए, ठीक है। फिजिक्स की बात करें तो दो नाम बहुत ही पॉपुलर हैं, एक है आपके न्यूटन साहब, ठीक है, और एक है आपके आइंस्टीन चाचा। ये जो दोनों है ना, इन्होंने ना बहुत बढ़िया काम करा। न्यूटन को क्लासिकल कह लो और आइंस्टीन को मॉडर्न कह लो। तो क्लासिकल फिजिक्स के फादर आप न्यूटन को कह सकते हो, और मॉडर्न फिजिक्स के फादर आप आइंस्टीन को कह सकते हो। इन लोगों का जो कारनामा है वो बहुत बड़ा। वैसे तो जिसने भी योगदान दिया है वो बहुत खतरनाक है। अगर हम आइंस्टीन के एक कथन की बात करें तो उन्होंने कहा था कि ये जो बुक आपके पास है, जो साइंस आप तक पहुँची हुई है, हज़ारों लोगों की ज़िंदगी और मेहनत के बाद ये साइंस आप तक पहुँचा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको आगे बढ़ाएं। तो आइंस्टीन साहब ने ऐसे कहा था। तो जिसने भी योगदान दिया है वो तो खुद में बहुत महान है। इसमें लेवोजियर साहब का नाम है ना, आप इसको जो भी पढ़ते हैं ऐसे ही नाम होता है, आई थिंक स्पेलिंग लेवोजियर साहब जो हैं, इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत योगदान दिया है, तो इनका नाम आता है। खासकर जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट का नाम भी केमिस्ट्री में इन्होंने ही रखा है और इसका खोज करा है। उसके बाद बायोलॉजी की बात करें तो फिर से अरस्तु यानी एरिस्टोटल का ही नाम आता है, क्योंकि इन्होंने ना 500 से ज़्यादा स्पीसीज का स्टडी किया था और उसके नेचर्स और उसके क्या सारी चीज़ों के बारे में बताया था। एक किताब लिखी थी बहुत पहले, 500 BC आई थिंक। तो कहने का मतलब है कि ये एरिस्टोटल साहब जो हैं ये बायोलॉजी के जनक माने जाते हैं। आई होप कि आपको इतना आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा हम लोग कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्लास 9th एंड 10th के साइंस की क्या वैल्यू है। देखो बच्चों, अगर आप साइंस लेकर के, इसी स्ट्रीम को लेकर के अगर आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, आगे 11th में, 12th में और उससे आगे, है ना, बैचलर में और मास्टर्स में, तो आपको क्लास 9th एंड 10th को एक बहुत बड़ा बेस मानना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें जो चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाते हैं वो साइंस के बेसिक्स हैं, और वही आपके नींव बनाते हैं, और वही अंडरस्टैंडिंग आपको ऊपर क्लास में आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो चैप्टर्स है, जैसे केमिकल रिएक्शन, अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन, ये केमिस्ट्री का आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो मैं मानता हूँ, है ना, क्लास 9-10 तक। उसके अलावा मुझे लगता है कि जैसे कि लाइट चैप्टर है, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, ठीक है, फिजिक्स में अगर हम बात करें, बायोलॉजी में जैसे लाइफ प्रोसेस है ना, ये वो चैप्टर्स है ना बच्चों जो आपको 9-10th में देखने को मिलता है अच्छे से। और अगर बात करें तो क्लास 6, 7, 8 में भी हम लोग को ये चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, पर उसका जो एक ठीक ठाक लेवल है वो क्लास 6, 7, 8 में आपको थोड़ा ज़्यादा बेसिक, और ठीक ठाक लेवल आपको क्या देखने को मिलता है, 9-10 में देखने को मिलता है। और क्लास 9th जो है ना वो आपको क्लास 11th का बेस बना देता है, और क्लास 10th जो है ना जैसे 12th का आप कह सकते हो। अगर 12th की बात करें तो 12th के फिजिक्स में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भरा पड़ा भैया, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इतने सारे चैप्टर्स हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि क्लास 9th एंड 10th का साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपने क्लास 9th अगर पढ़ लिया है तो अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा दूंगा, रिवीजन कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप क्लास 10th में हैं तो भी आपको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आगे क्लास में आपको ये बहुत काम आने वाला बच्चों। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और मैं आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाने में आपका मेंटोर बनकर के आपको गाइड करने वाला हूँ। ओके, तो बस इतना ही था इस छोटे से वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको किसी भी क्लास के साइंस के वीडियोस, आगे मैथ्स के भी वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।